हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर तक दोस्तों हम लोगों ने दो ऑर्गन्स जो थे स्टेट का एलिमेंट या उसकी प्रकृति जो भी हम पढ़ रहे थे उसके अंग, उसमें हमने किंग सोमेन का कंसेप्ट और अमात्या ऑल हाई ऑफिशियल्स काउंसलर्स और एग्जीक्यूटिव हेड्स जो हैं डिपार्टमेंट्स के या जिनको मिनिस्टर बोला जाता है वो कवर कर लिया था। अब हम बात करते हैं जनपद, टेरिटरी या पॉपुलेशन को बोला जाता है जनपद। तो मगध के अलावा जिसकी कैपिटल थी एट पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र की प्रिसाइज लोकेशन अगर मुझे जाननी हो तो आज के समय में मैं हिंदुस्तान के कौन से राज्य में जाऊं पाटलिपुत्र को पता लगाने के लिए? शाबाश, पटना, बिहार। तो मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 4 अदर प्रोविंसेस ऑल्सो। आपको पता ना, मेन कैपिटल बेस में अशोक ने जो बनाई थी वो पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा और भी जगह पर इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पर, जो कि आप कह सकते हो, एक नाम बोल सकते हैं ना हम लोग इसमें, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, है ना श्रेया? वहाँ पर भी उसने अपनी कैपिटल बना रखी थी। याद है जब वो अपने पापा के टाइम पर जब वो था तो अपने पापा से कहकर उसने, पापा कौन? बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार से कहकर दो जगह में वो जो था उसको रूल करता था, मतलब इनडायरेक्टली एज अ प्रिंस गवर्नर था वो दो जगह का, उज्जैन और तक्षशिला का, है ना। क्योंकि पटना से फोर्सेस आएंगी अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक तो काफ़ी देर हो चुकी होगी। बेटर यही है ना कि पहले से ही होमवर्क करके रखा जाए, वहाँ पर ऑलरेडी फोर्सेस वगैरह तैनात करके रखे जाएँ अगर कोई भी बड़ा हो गई, है ना। और ये वाला सबक कि फ्रंटियर से कब्ज़ा करना स्टार्ट करना और फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करना, अशोक को, उसके पिताजी को ये वाला जो सबक था या ये वाली जो सीख थी वो किससे मिली थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य को ये सीख कहाँ से मिली थी? कहावत की नहीं, कहावत के अकॉर्डिंग वो माँ और बेटे की खिचड़ी वाली थाली से। और ऑब्वियस ही बात है, हेल्पिंग हैंड पीछे से चाणक्य तो था ही। वो याद है ना, थाली वाली चीज़, बीच में से गरम गरम, मतलब बीच में से खा रहा है तो वो गरम है, साइड में से खा रहा था वो ठंडी, और माँ बेटे को डांट रही है ना। तो कुछ दूसरी प्रोविंसेस कौन कौन सी थी विथ कैपिटल्स एट तक्षशिला नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सुवर्णगिरी सदर्न इंडिया। सुवर्णगिरी के पहाड़ आज के समय में कौन से राज्य में देखने को मिलते हैं? कमॉन यार, सुवर्णगिरी नहीं पता तुम लोगों को? तमिलनाडु। अब इसमें जो गलत हुए तो कर्नाटका। मैंने थीम 1 की बुक में भी पढ़ाया था आपको 12th क्लास में, याद करो। तो सुवर्णगिरी, उसके बाद तोसाली ईस्टर्न इंडिया एंड उज्जैन वेस्टर्न इंडिया। और मेन सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा है? पाटलिपुत्र, मेन कैपिटल। एंड वेयर इज दिस? तोसाली, ओडिशा, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये अशोक के हाथ कैसे लगा था? इट वॉज द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ द कलिंग किंगडम। धीरे धीरे करते करते देखो, जो कलिंग युद्ध हुआ था वो तो एक प्रॉपर वॉर था, लेकिन पाटलिपुत्र और कलिंग राज्य के बीच में अक्सर भिड़प चलती रहती थी ना। फाइनली वो अपने एपेक्स पॉइंट पर पहुंचती है ना, इन द फॉर्म ऑफ कलिंगा वॉर, है ना, ठीक है। अच्छा, कलिंग के ऊपर क्यों कब्जा करना चाहता था अशोक? सिंपल सा रीज़न, वो उसका एक हेल्पिंग हैंड बनेगा उसके मकसद को और बड़ा करने के लिए। कौन सा मकसद? चक्रवर्ती सम्राट बनने का, है ना। तो अशोक के टाइम पर द 5th प्रोविंस ऑफ कलिंग वॉज एडेड, जैसा कि अभी मैंने आपको गूगल से दिखाया। इट वॉज
ईस्टर्न तोसाली की बात पहले, इट वॉज द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ द कलिंग किंगडम। लेकिन जब कलिंग को प्रॉपर तरीके से उसने कब्जा कर लिया तो इट वॉज एडेड एज द 5th प्रोविंस। तो कैपिटल कहाँ पर है मौर्यन एम्पायर की? नहीं, पहले मौर्यन एम्पायर की कैपिटल कौन सी जगह पर है? मगध। मगध की कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक है। उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस कौन से, कहाँ और 4 और दूसरी कैपिटल्स हैं? तक्षशिला। ये कौन सी जगह को प्रोटेक्ट करेगा? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को। उसके बाद सदर्न इंडिया सुवर्णगिरी, ईस्टर्न इंडिया तोसाली, वेस्टर्न इंडिया उज्जैन। ईस्टर्न इंडिया में एक और जगह तोसाली के पास ही थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ उसके तो 5th प्रोविंस कलिंग। हर एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन था? अलग अलग ये जो प्रोविंसेस हैं वाइस रॉय। अपने पिताजी के टाइम पर अशोक भी ऐसे ही था ना वाइस रॉय, उज्जैन और तक्षशिला का। वाइस रॉय को इंचार्ज बनाया जाएगा ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फॉर द सेंटर। ही वॉज जनरली अ प्रिंस फ्रॉम द रॉयल फैमिली। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के वाइस रॉय बना दिया जाएगा। वो या तो कुमार होना चाहिए या आर्यपुत्र। एंड ही वॉज टू बी असिस्टेड बाय महामत्ता एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। महामत्ता का मतलब ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। जब आगे चलकर इसने यहाँ पर प्रीफिक्स ऐड करा धम्म महामत्ता, तो वो कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि अशोका के राइट हैंड होंगे, लेफ्ट हैंड होंगे, लेकिन अब अशोका की कौन सी पॉलिसी को प्रोपोगेट करेंगे? धम्म की पॉलिसी को। तो बिसाइड्स इंपीरियल प्रोविंसेस देयर वर अ नंबर ऑफ टेरिटरीज दैट एंजॉयड सम मेजर ऑफ ऑटोनॉमी। उत्तर पथ कैपिटल तक्षशिला, दक्षिण पथ सुवर्णगिरी, ईस्टर्न इंडिया तोसाली, अवंती रथ उज्जैन, कलिंग, तसाली या फिर धौली। उसके बाद ये धौली जगह पर आपको एक जब वो चीज़ याद है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन पता है? कहाँ गए भाई वो एलिफेंट? They were also kind of rock cut architecture ना, caves। पढ़ाया था 6th क्लास में मैंने, तमिलनाडु में भी, NCERT में भी। तो यहाँ पर ये देखो पीरियड और कल्चर देखो पहले इसका, कलिंग। ठीक है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज अ 17th लाइन इंस्क्रिप्शन इन अ प्राकृत लैंग्वेज इंसाइज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन अ कैवरन कॉल्ड हाथी गुफा इन उदयगिरी हिल्स नियर भुवनेश्वर इन ओडिशा। उसके बाद प्रोविंसेस और छोटे छोटे इलाकों में डिवाइडेड होते थे, known as divisions, and these divisions were headed by प्रादेशिकास। प्रादेशिका के पास कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं होता था। इनको डिविजन्स को अच्छी तरीके से खुद ही रूल करना है, खुद ही एडमिनिस्टर करना है, खुद ही मैनेज करना है। डिविजन्स वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स अंडर ऑफिशियल्स कॉल्ड राजुगास, derived from rajju meaning rope, probably referring to the measurement of land using ropes। कि इनकी जो ये पोस्ट बनाई गई थी, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को, हर एक प्रोविंस को कितने डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाएगा, कितनी डिस्ट्रिक्ट बनेगी, तो वो मेजर करी जाती थी। तो उसके लिए एक राजू का यहाँ, एक राजू का यहाँ, एक राजू का यहाँ। तो ही वॉज असिस्टेड बाय युक्ता या फिर क्लर्क इन अकाउंटिंग, सेक्रेटेरियल
एंड अदर मिसलेनियस वर्क्स। जो डिस्ट्रिक्ट्स थे दे वर इन टर्न डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 और 10 विलेजेस, यानी कि 5 या 10 गांव मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनती थी, है ना, हेडेड बाय स्थानिका, जो कि क्या कलेक्ट करते थे, टैक्सेस, एंड दे वर असिस्टेड बाय गोप हु मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज विलेज एंड इट वॉज हेडेड बाय ग्रामिनी या फिर ग्रामिका, यानी कि गांव में काइंड ऑफ जो सरपंच होंगे वो मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं ना, एंड उनके पास एक कंसल्टेटिव बॉडी भी होगी, ग्राम वृद्धास, विलेज एल्डर्स। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखा होगा कि स्ट्रक्चरली सेंट्रल लेवल से लेकर कैसे ग्रास रूट लेवल तक हर एक जगह पर प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करा गया है इन द नेचर ऑफ अ पिरामिड विद ग्रामिनी एट द बॉटम एंड किंग एट द टॉप। अब यहाँ पर हिस्टोरियंस को एक बात की कन्फ्यूजन है, क्या अशोक ने ऐसा सिर्फ ये प्रोमिनेंट कैपिटल्स में या फिर मगध में या पाटलिपुत्र के साथ ही ऐसा करा, या फिर पूरे देश में, चक्रवर्ती सम्राट था ना, कि पूरे देश में ही इनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा होता था। इट इज़ नॉट श्योर वेदर द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैड सिमिलर टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इट सीम्स दैट while central province of Magad was under strict supervision of a king, जो दूर दराज के जो इलाके थे they might have witnessed very degree of administrative control। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आपको एक बता रखी है 800 गांव की, और जैसे 800 गांव की जिम्मेदारी, उसके नीचे 400 गांव की जिम्मेदारी, किसी और को 200 गांव की जिम्मेदारी, फिर सबसे लोएस्ट ऑफिशियल को 10 गांव की जिम्मेदारी। पोस्ट जो अलग अलग थी, स्थानीय, द्रोण, मुख, खरवतिका और समग्रहण। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो था पाटलिपुत्र का, थोड़ा सा टाउन्स और सिटीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, ग्रास रूट लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठकर, या फिर आप कह सकते हो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र, द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यास, इट वॉज ऑफ अ यूनिक कैरेक्टर। कैसे? जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था पाटलिपुत्र का, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीस एंड अर्थशास्त्र, इट वॉज कंडक्टेड बाय 6 कमिटीज़ ऑफ 5 मेंबर्स ईच। ये भी मैंने आपको क्लास 12 में थीम 1 की बुक में करवाया था। हर एक कमेटी जो थी उसको अलग अलग सब्जेक्ट जो थे वो असाइन करे जाते थे, लाइक इंडस्ट्री, फॉरेनर्स, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, ट्रेड, मार्केट रेगुलेशन, टैक्स कलेक्शन, ये सब की जिम्मेदारी इनको दी जाती थी। अब ये देख रहे हो उस ज़माने में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। तो कमेटी कौन कौन सी थी ये और क्या क्या इनके फंक्शन होते थे, डिटेल में जानते हैं ज़रा। इंडस्ट्री, दिस कमिटी हैड टू लुक आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़, ये देखना कि रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी कैसी है, फिर जो आर्टिकल जो प्रोड्यूस करे जाएंगे उनकी मार्केट के अंदर सही कीमत क्या बैठेगी, चाहे वो फिर व्यापार करने के लिए, लोगों की खरीदारी करने के लिए, एंड स्टैम्प द फिनिश आर्टिकल्स एज एविडेंस ऑफ देयर सूटेबिलिटी टू बी मार्केटेड, यानी कि फाइनल जो पैकेजिंग होगी तो कितने गुड्स प्रोड्यूस करे जाएंगे, कहाँ कहाँ पर वो जा रहे हैं, इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, और पिछली बार जो लास्ट टाइम जो शिपमेंट हुई गुड्स की उसका पैसा आ गया कि नहीं आ गया। ये कमेटी पूरे तरीके से कमोडिटीज़ के व्यापार को देखेगी। फिर फॉरेनर्स, दोनों हिस्टोरियंस स्ट्रैबो और डियोडोरस ये हमें बताते हैं कि मॉडर्न गवर्नमेंट टुक स्पेशल केयर ऑफ द फॉरेनर्स। इस बोर्ड या इस कमेटी की, कमेटी ऑन फॉरेनर्स एंड या फिर बोर्ड ऑफ फॉरेनर्स, इसकी ड्यूटी ये थी, ये देखना डैट नो फॉरेनर वॉज रॉन्ग,
किसी भी फॉरनर के साथ, बाहर से आए हुए व्यक्ति के साथ गलत ना हो। द बोर्ड यूज टू सेंड फिजिशियंस टू अटेंड एंड टेक केयर ऑफ एनी फॉरनर हु वॉज नॉट कीपिंग वेल। अगर वो मर जाए तो दे बरी हिम एंड डिलीवर द प्रॉपर्टी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड टू हिज फैमिली, फिर चाहे वो किसी भी कंट्री से आया हो। ये चीज़ क्या दिखाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। उसके बाद कमिटी ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। दिस बोर्ड वुड इंक्वायर व्हेन एंड हाउ डेथ अकर्ड। हर एक बर्थ को रजिस्टर करा जाएगा, हर एक डेथ को रजिस्टर करा जाएगा, with the view of not only levying a tax but also in order that birth and death among both high and low may not escape the recognition of the government। हाई एंड लो का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? इसका मतलब क्या है? हाई एंड लो क्या? हाई एंड लो किसको कहा गया यहाँ पर? कास्ट के फैक्टर को भी एक तो, ठीक है, हाँ कास्ट का नहीं, कास्ट भी रजिस्ट्रेशन करी जाती थी, उसको लिखा जाता था कृष्ण रेड्डी की बुक में, मतलब वो गिवन है। ऊपर से अगर ये बर्थ रेट है कितना बड़ा, कितना गिरा, डेथ रेट कितना बड़ा, कितना गिरा, फिर सरकार मतलब काइंड ऑफ जैसे आज के समय में सरकार करती है, इनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम्स को देखेगी कि कैसे इनके बीच में बैलेंस करा जाना चाहिए। कोई अकाल वगैरह तो नहीं आ गया उसकी वजह से डेथ रेट एकदम से तो छूट कर गया, ये बैलेंस कैसे करा जाए। जब रजिस्ट्रेशन करवाई जाती थी ना तो पर्सन की कास्ट पूछ ली जाती थी, ये तो बट ऑब्वियस ही बात है ना कि सरनेम वगैरह या जो बच्चे का नाम है, मतलब तो वो यानी कि ये नहीं था कि कास्ट पूछनी है, आप नहीं बता तो चलेगा, लेकिन वो ऑफिशियल्स को जब आप वो बता रहे हो तो इसके अंदर कास्ट का एलिमेंट भी था, ठीक है। इससे एक चीज़ ये भी पता लग जाती है ना, कास्ट वाला या सरनेम वाला फैक्टर लिखने की वजह से, कि ब्राह्मण्स कितने हैं उस एरिया में, क्षत्रिय कितने, वैश्य कितने, शूद्र कितने हैं, ठीक है। तो सरकार उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए या उनकी वल्नरेबिलिटी को मिटाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट योजना ला सकती है, फिर प्रयास कर सकती है। ये सब मॉडर्न गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता था इन सब चीज़ों का, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर तीसरी कमेटी में? चौथी, ट्रेड, कॉमर्स एंड मार्केट रेगुलेशन। इट केप्ट वॉच ओवर वेट्स एंड मेजर्स एंड मेड श्योर डैट जो कमोडिटीज़ हैं दे वर सोल्ड आउट बिफोर देयर क्वालिटी डिटेरियोरेटेड। यानी कि उनकी एक तरीके से एक तय सीमा से ज़्यादा उनकी होर्डिंग ना हो या फिर स्टॉकिंग ना हो। तो इट ऑल्सो इंश्योर्ड दैट सीजनल प्रोडक्ट्स वर सोल्ड बाय public notice and no one was allowed to deal in more than one commodity। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कमोडिटी में अगर किसी को डील करना, खरीदने बेचने के लिए, यहाँ पर कोई मतलब गलत मत समझ जाना कि आप एक ही कमोडिटी खरीद सकते हो। यहाँ पर व्यापारियों की बात हो रही है, उनके पर्सपेक्टिव से बोला जा रहा है। अगर आपको ऐसा करना है पब्लिक नोटिस लगाने के बाद कि इस सीज़न में या फिर इस डेट को बाज़ार लगेगा और ये सामान जो है वो आएगा, अगर आपको एक कमोडिटी से ज़्यादा ख़रीदना बेचना करना है तो वन को डू सो बाय पेइंग डबल और 3 times द टैक्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कमोडिटीज़ डेल्ट विद। तो कौटिल्य ने ये भी सजेस्ट करा था दैट द ड्यूज रिलाइज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन शुड बी केप्ट एज अ बफर स्टॉक टू बी यूज्ड इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज।
कि जब किसी को मतलब पैसे देने थे या कोई सा भी अपना ऋण जो है वो चुकाना था, और पर्सन अगर ग्रेन्स की फॉर्म में चुका रहा है, तो उन ग्रेन्स को सरकार जो है वो उनकी स्टॉकिंग कर ले, होर्डिंग कर ले, बफर स्टॉक मेंटेन करके रख सके, और जब किसी भी प्रकार का फेमीन होगा या फूड शॉर्टेज होगी या ड्रॉट जैसी सिचुएशन होगी, वहाँ पर यूज़ करा जा सकता है ऐसा अनाज, उसको वेस्ट ना करा जाए अगर ज़रूरत नहीं है तो। हाँ, क्या पूछ रहे हो? पब्लिक नोटिस मतलब ऐसे कि जैसे अब यार सीजनल कोई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यार फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो हैं वो अब रेडी हो गए हैं, ठीक है, या कोई सी भी चीज़ मान लो, पापड़ है, अचार है, कोई भी ऐसी चीज़ है मतलब जो एक सीज़न के बाद जाकर ख़राब हो जानी है उसने। पब्लिक नोटिस मतलब क्या, जगह जगह पर जाकर जनता को बता दिया जाएगा कि कल शनि बाज़ार लगेगा, मंगल बाज़ार लगेगा, बुध बाज़ार लगेगा, या फिर इस महीने के 14 से लेकर 21 तारीख तक ये गल्ला मंडी लगेगी, इसमें आकर ये आप सामान ये पूरा का पूरा खरीद सकते हो। जो व्यापारी हैं उनके लिए कंडीशन है कि भाई तुम एक प्रोडक्ट की एक ही दुकान लगा सकते हो, अपनी दुकान पे एक से ज़्यादा आइटम रखना है तो दो या 3 टाइम गुना ज़्यादा टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कितनी कमोडिटीज़ तुम रख रहे हो। समझ गए? जैसे दिल्ली में लगता है ना ये फेयर, नहीं लगता हर साल प्रगति मैदान में, तो पहले से ही पब्लिक नोटिस जारी करा जाता है, हर जगह पर मार्केटिंग उसकी, इंस्टाग्राम पे एड्स आते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, तो लोग पहले से टिकटें वगैरह खरीदना स्टार्ट कर देते हैं उसकी। ये चीज़ है। कहीं पर मेला लगने वाला होता है, जैसे हर एक साल एक रिक्विजिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही ग्वालियर में मेला लगता है, इंदौर में मेला लगता है। इंदौर की जैसे एक मार्केट है, वो ना रात को ही खुलती है और सुबह तक चलती है, 10:30 या 11 बजे रात को चलती है। खाने पीने का, शॉपिंग करने का वो एक पूरी रोड है, आई थिंक माल रोड कहते हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं, इंदौर के अंदर, और वो सुबह 6 बजे तक चलती है वो मार्केट, और किसी भी वक्त नहीं लगती, 24 घंटे नहीं खुली रहती है। मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, द 5th बोर्ड supervised that public notice was given for the sale of मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स। यही वाला काम जो 4th जो कमेटी है ना, ट्रेड कॉमर्स एंड मार्केट रेगुलेशन, उसी से डिराइव हुआ एक और काम होगा मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स का। 5th बोर्ड जो है ये वाला मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स वाला बोर्ड या कमेटी, इट विल सुपरवाइज दैट पब्लिक नोटिस दिया गया था कि नहीं दिया गया था जो भी गुड्स जो मैन्युफैक्चर हुए उनकी सेल के लिए। दिस बोर्ड केप्ट स्ट्रिक्ट वॉच सो डैट न्यूली मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स वर नॉट मिक्सड और पाइल्ड विद द ओल्ड स्टॉक। पहले पुराना वाला सामान निकालो फिर नया वाला सामान बेचना, यानी कि एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था कि जनता तक कैसे प्रोडक्ट्स ना पहुंचे। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, खराब प्रोडक्ट्स। फिर टैक्स कलेक्शन, 6th कमेटी और 6th बोर्ड वॉज इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग 1/10 of the prices of the articles और प्रोड्यूस सोल्ड एज टैक्स। जो भी चीज़ बेची गई, कितना मुनाफा दुकानदार को हुआ, उसका कुछ पोर्शन टैक्स के तौर पर ले लिया जाएगा, या फिर आर्टिकल्स का जो भी प्राइस है उसका 1/10 पार्ट जो है वो टैक्स के फॉर्म में जाएगा। एनी फ्रॉड इन पेमेंट ऑफ दिस टैक्स वॉज पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी। कि नहीं जी 500 तो आइटम बिके ही नहीं, बेच डाले 500 आइटम दुकानदार ने, और टैक्स ऑफिशियल को बोल रहा है कि नहीं यार 480 बिके थे, 20 का मुनाफा खुद रखने का सोच रहा है। अगर कल को पकड़ा गया और कमेटी जो बैठेगी अगर उसने पता लगा लिया, सीधा मौत की सज़ा है। मतलब दहशत इतनी कि कोई टैक्स की चोरी ना कर सके। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे इसका 4th एलिमेंट, 4th ऑर्गन, दुर्ग, फोर्टिफाइड कैपिटल।